हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीवी रूमर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। उसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कुछ पार्ट्स में आपकी वीडियोस आएंगी। हर एक वीडियो में हम पर्टिकुलरली हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अलग से बात करने वाले हैं। तो ये होने वाला है वन शॉट नंबर 2, जिसके अंदर हम एरेज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम पूरी तरीके से एरेज की कुंडली यहाँ पे छान मारेंगे कि क्या क्या चीज़ उसमें होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब आप ये मान लो A to Z आपका एरेज जो है यहाँ पे आज इस वीडियो में परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर वन शॉट नंबर 2, जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम एरेज के बारे में। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ बच्चों को सिलेबस का डाउट है तो ये यूनिट नंबर 1 में है आपका एरेज डेटा स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहले आपके डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 में 50% एरेज है और 50% लिंक लिस्ट है। 50% ऑफ एरेज को हम आज इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। 50% ऑफ लिंक लिस्ट जो है वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, और उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम हर एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर अप करते चलेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट विद आवर एरेज। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पूछना चाहूँगी, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में एरेज के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई थी। अगर आप लोगों को याद है तो अपने दिल से उन चीज़ों को याद करिए। यहाँ पे मैं भी याद करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि एरे जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स जो है स्टोर होते हैं, और यहाँ पे सेम टाइप्स ऑफ डेटा जो है स्टोर होता है, लेकिन कैसे होता है, कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर अप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो जो है इंडेक्स एलिमेंट्स को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एरे का जो है फिक्स्ड साइज ही होता है, हम उसको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, या फिर रन टाइम में भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसका साइज फिक्स ही हमारा होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिनेमा की सीट्स बुकिंग का, या फिर फ्लाइट की टिकट बुकिंग का, जो सीट्स की बुकिंग होती है उसमें आपको जो फील्ड चीज़ें जगह होती हैं वो आपको ऑलरेडी फिल्ड दिखती हैं, और वो आपको ऑलरेडी एक सीक्वेंस एक पैटर्न में दिखती हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, हम अपनी चॉइस से चीज़ों को बुक कर पाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी यही होता है कि कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशंस में हम चीज़ों को ज़ीरो से स्टार्ट करके फिल करना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे करके हम हर चीज़ में यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, आप सिनेमा में जाते हो, आप यहाँ पे आपसे पहले वाले जो टिकट लेके गए उसके बाद आपकी टिकट आती है। ठीक है, तो ऐसे एक एक करके सीक्वेंशियल मैनर में सीट्स को वो लोग फिल करते हैं। फ्लाइट में भी सेम चीज़ ही होती है, सीक्वेंस मैनर में वो लोग क्या करते हैं, हर एक जैसे तीन लोग आए पहले 3 रो में दे दी, फिर नेक्स्ट 2 लोग आए तो उनको दे दिया, फिर कोई एक आया तो उसको दे दिया, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज में वो फिल करते चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम एरे की बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ मैंने कुछ कहीं कहीं हैंड रिटन कॉन्सेप्ट्स का भी यूज़ किया, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली बताने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इजी लगता है, मेरी कुछ हैंड रिटन चीज़ें, जिससे जो है मुझे समझाना काफ़ी इजी हो जाता है। और अगर मैं आपको समझा बेस्ट तरीके से पा रही हूँ, मतलब मेरा जो मेन गोल है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हैंड रिटन करी, लेकिन मोस्टली मैंने यहाँ पे टाइपिंग वाला पार्ट ही यहाँ पे कर रखा है, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है एरे जो है स्टोर करता है सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल मैंने पिछली बार भी दिया था कि जैसे अगर मेरे पास नाम और रोल नंबर है, ठीक है, तो मैं उसमें यहाँ पे एज का कोई चीज़ नहीं लाऊंगी। ठीक है, जैसे मेरे पास पूरी क्लास का नाम और रोल नंबर है, तो मैं किसी एक दो बच्चों की एज नहीं लिखूंगी उसमें बैठ के कि ये 19 साल का है, ये 20 साल का है, ये 21 साल का है। ये मैं नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि मुझे उसका कोई काम ही नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यानी कि नाम और रोल नंबर ही स्टोर कर रही हूँ अपनी लिस्ट के अंदर। जैसा आप देख रहे होगे इस पूरे बॉक्स में क्रिकेट बॉल्स हैं, तो इसमें कोई भी टेनिस वाली बॉल नहीं हो सकती। सारी बॉल्स कैसी होंगी? क्रिकेट वाली ही हमारी होंगी।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एरेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर पहले से ही उतनी मेमोरी को रिजर्व करना पड़ेगा। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है ये, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें जो है जितनी हमारी मेमोरी है, ठीक है, जितनी मेमोरी हमें लगेगी, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल जब भी आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो एरे को, मेरे ख्याल से आपने इतना तो करके देखा ही होगा, अभी आप कॉलेज जाते हो तो आपको इतना थोड़ा बहुत हल्का आइडिया होगा कि ऐसे लिखते हैं एरे को, इंट ए और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हमने क्या लिखा था 10। तो मतलब यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि यहाँ पे इंट ए 10 क्या बताता है कि हमने 10 जो ब्लॉक्स है एरे के, ठीक है, उनको यहाँ पे हमने पहले से ही रिजर्व करके रखा है कि इसमें इतने से इतने का कंटेंट आएगा। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब क्या है कि पहले से ही मैंने उतनी मेमोरी को रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब अब वो चेंज नहीं कर सकती, उसमें कुछ और स्टोर नहीं हो सकता, उसमें जो कंटेंट मैं दूंगी वही स्टोर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सिर्फ एक ही प्रॉपर तरीका है स्टोर करने का, मतलब सिंपल सी बात है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर, एक प्रॉपर तरीका है यहाँ पे स्टोर करने का, लाइन वाइज एक के बाद एक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ के हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्या नीड ऑफ एरे है, उसका आपको छोटे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कंसेप्ट क्या होगा। कि यहाँ पे हम जब नीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हमें जो है सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को जब स्टोर करना होता है, देखो ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमें सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ही स्टोर करना है तो हम इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था जिसमें हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर कर पाए, और वैसा डेटा स्ट्रक्चर कौन है, एरे है, तो हम एरे को ही यहाँ पे यूज करेंगे। फिर एक ही सीक्वेंस में मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को हम स्टोर तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे लिंक लिस्ट में कंटिन्यूस वे में नहीं स्टोर होता, उसमें इधर उधर स्टोर होता है, लेकिन एरे में एक ही सीक्वेंस में होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो हमको एरे की नीड दो वजह से, कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करना है और सीक्वेंस में स्टोर करना है, इसलिए हमें एरे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है जिसकी नेम्स है राम और श्याम, रोल नंबर है उनका 1 और 2, ठीक है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है और एक ही सीक्वेंस से मैंने स्टोर करके रखा है, मतलब अल्फाबेटिकल या फिर आप कह लो कि नंबर वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम स्टोर करते हैं, तो जैसे यहाँ पे इन ए मैंने लिख रखा है, यानी कि ये 10 रिजर्व प्लेस हो चुकी है ए की एरे में, और यहाँ पे अब सेम टाइप का एलिमेंट ही हमारा क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जाए कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को क्या बोलते हैं हम एरे में, पहले तो आप एरे देख लो कैसी लगती है। यहाँ पे मैंने एक रफ में एरे बना के रखी है जिसमें एलिमेंट E1 E2 E3 E4 है, जिसमें हमने इंडेक्स नंबर्स भी लिख रखे हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इंडेक्स नंबर हो गए, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बेस एड्रेस भी देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है बेस एड्रेस 100 102 104 ये 106, ये वैसे कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि कितने बाइट का हो, लेकिन फिर भी जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले वाले एलिमेंट का हमें एड्रेस गिवन है, क्वेश्चन से आपको अगर कैलकुलेट करना होता तो आपको ऑलरेडी बेस एड्रेस गिवन होता है, तो इतना कुछ टेंशन लेने की चिंता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बेस एड्रेस ऑलरेडी गिवन है 100, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेस एड्रेस से हम आगे वाले एलिमेंट्स को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला कि आप एलिमेंट 2 निकाल के बताओ, मुझे पता है कि बेस एड्रेस पहले वाले का कितना है 100 है, और साइज यहाँ पे कंपाइलर का कितना है 2 बाइट्स, तो मुझे बहुत आसानी से पता चला कि एलिमेंट 1 के बाद एलिमेंट 2 आएगा। एलिमेंट 1 का अगर 100 है बेस एड्रेस, तो 2 बाइट्स को ऐड करके, मतलब एक साइज को ऐड करके हम आगे पहुंचेंगे, जो कि होगा लगभग 102। तो हमने ऐसे करके यहाँ पे बेस एड्रेस पता कर लिया। अगर एक बात, तो हम दूसरे किसी भी एलिमेंट तक पहुँचने में बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए ही अगर बात करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कम टाइम में हम हर एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं बेस एड्रेस को यूज़ करके ही, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है, वो कितनी होती है, O1, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, एक पूरा टॉपिक मैंने उसमें ऐड करके रखा हुआ है जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे और सारे ऑपरेशंस की देखेंगे, और बाकायदा मैं आपको सबके रीजंस भी बताऊंगी क्यों इसकी कम है, क्यों इसकी ज़्यादा है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है, ठीक है। अगर हम और थोड़ी सी बात कर लें
ठीक है। अलग अगर अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे अब जैसे हम नीड की बात कर रहे थे कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ जो डेटा को स्टोर करना पड़ता है एक ही सीक्वेंस में, तो काफ़ी लोगों का ये डाउट भी आ सकता है कि अगर हम अलग अलग रखें तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, हम चाहें तो हम सिमिलर काइंड को एक जगह क्यों रखें, हम अलग अलग भी रख सकते हैं, सीक्वेंस में नहीं भी रख सकते, इसमें हमारा क्या, चलो सीक्वेंस तो ठीक है, लेकिन हम अलग अलग रखें तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो अलग अलग रखने में भी दिक्कत ये आ रही है कि हमारी फालतू जो है मेमोरी वेस्ट हो रही है। ठीक है, और अगर हम एक लिस्ट यानी कि एक एरे में रख रहे हैं तो एक ही जगह सारी चीज़ें अच्छे से स्टोर हो रही हैं एक जैसी और एक ही सीक्वेंस में, जिससे लॉस ऑफ मेमोरी हमारा कम होगा एंड हमारा टाइम भी बचेगा चीज़ों को सर्च करने के लिए। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे जो कि बेसिक थे एरे के, मेरे ख्याल से मैंने आपको सब क्लियर कर दिए हैं। और सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने वाले हैं। ये मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा मतलब अपने तरीके से जो चीज़ें मुझे लगी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी, ताकि जब आप पढ़ो तब आपको और भी अच्छे से समझ में उसको आए। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे हमारे एक एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एरे की डेफिनेशन का, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको आती होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एरे की डेफिनेशन क्या होती है। सो एन एरे इज a linear data structure that stores a collection of elements of same data type in continuous memory locations। मेरे ख्याल से अभी तक जो भी वीडियो को एकदम फोकस से देख रहा है उसको ये लाइन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि एरे जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर होते हैं, और वो भी कैसे मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। ईच टाइप ऑफ एलिमेंट इज आइडेंटिफायर इंडेक्सिंग नंबर अलाउइंग डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें इंडेक्स नंबर यहाँ पे जो है मिला रखा है, ठीक है, हर इंडेक्स नंबर हमें मिल रखा है, हमें बेस एड्रेस गिवन रह रहा है, तो उससे हम जो है हर एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। स्पेशली इंडेक्स नंबर से तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4, तो हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट पे यहाँ पे जा सकते हैं। द साइज ऑफ द एरे इज फिक्स एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने ये भी बता दिया था कि यहाँ पे जो एरे की साइज है वो फिक्स रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे ये चेंज कभी नहीं हो सकती। और इसकी यूज और नीड के बारे में बात करें तो सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है और फास्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड कर देता है एलिमेंट्स की, क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में है, तो एकदम हमें हर चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू डेटा बिकॉज एलिमेंट्स आर स्टोर इन कंटिन्यूस मेमोरी। ओके, तो आई गेस आप लोगों को डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। इसको आप एक बार अपने तरीके से भी पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, हमें एग्जाम में भी ढंग से लिख पाओगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। अगेन इसी में ही भी यही सारी बातें जो हैं वो आने वाली है, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं आने वाला, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, तो एक एक पॉइंट समझते जाइए, पढ़ते चलते हैं हम एक एक करके। ऑल एलिमेंट्स इन एरे आर सेम डेटा टाइप। मेरे ख्याल से ये आई गेस हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, अब तो मतलब आप लोगों को याद ही हो जाना चाहिए कि एरे में सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशंस। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस तरीके से हमारी मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर एट द लोएस्ट मेमोरी एड्रेस। जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था कि हमारा बेस एड्रेस कितना था, 100 था। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते गए तो हमको पता चलता गया कि यार यहाँ पे कंपाइलर के अकॉर्डिंग कितना हमारा है, 2 2 बाइट्स का, सब लोग सब मतलब 2 2 बाइट्स का इसमें हमारा मेमोरी डिफरेंस है। तो बेस एड्रेस हमारा जो है सबसे लोएस्ट ही होता है, जिससे हम ऐड कर करके बाकी नंबर के एड्रेस तक पहुँच सकते हैं। any element can be accessed directly using its index number random access। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो आप लोगों को सबको पता ही होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं फर्स्ट एलिमेंट के, एंड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन इंडेक्स नंबर तक जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से अपने इंडेक्स नंबर्स को जो है मतलब इंडेक्स नंबर यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नीचे अगर आप देखोगे तो एक एरे बना रखी है 2 4 8 12 16 18। अब मुझे 16 को एक्सेस करना है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो n-1 कर लो यानी कि 4, तो यानी फोर्थ इंडेक्स पे ये होगा। तो बस मैं फोर्थ इंडेक्स पे जाऊंगी और मुझे 16 को एक्सेस करने की जो है एक्सेसिंग पावर मिल जाएगी।
एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बेस एड्रेस एंड इंडेक्स, ठीक है। तो बेस एड्रेस और इंडेक्स की हेल्प से आप किसी भी एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंडेक्स से भी आप उस नंबर तक पहुँच सकते हो, और अगर आपको कंपाइलर का वो पता है कि कितने बाइट्स को यूज़ करता है हर एक उसमें, तो आप आसानी से बेस एड्रेस अगर आपको पता हो तो उसकी वेट को आप बार बार क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो बेस एड्रेस में, और आप जो है उस एलिमेंट तक पहुँच सकते हो, ठीक है। और इंडेक्स आपको ये पता चला है कितने एलिमेंट्स वो दूर है, ठीक है। साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड आफ्टर डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन के बाद, यानी कि यहाँ पे जब हमारा जो कोड है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम साइज को चेंज ही नहीं कर सकते हैं। यूजफुल स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज अंडर वन वेरिएबल नेम, तो ऑब्वियस सी बात है, एरे जो है वो एक ही वेरिएबल नाम है, लेकिन उसके अंदर हमने काफ़ी सारा डेटा और काफ़ी सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करके रख रखा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे एरे एलिमेंट्स हैं, 2 4 8 12 16 18, हमने एक ही उसके नीचे एरे को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एरे एलिमेंट्स को स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा हम इसकी डायग्रामेटिक वाले सिचुएशन पे भी जाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें स्टोर होती हैं। तो अगर हमें एक एरे को बनाना हो, तो यहाँ पे हम शॉर्ट बॉक्सेस बनाएंगे, उसके अंदर हम जो है उसके नीचे हम इंडेक्स लिखेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होता है, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, एरे एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हो बॉक्सेस के अंदर लिखे हुए हैं, जिनके अंदर हमारा डेटा है, ठीक है। तो आगे से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एरेज भी बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर सारी हो गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें आखिर एरे चाहिए क्यों, जिसका आंसर हम पहले ही भी दे चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे से फॉर्मेटेड वे में देना था, तो मैंने इस पूरी स्लाइड को इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है। देखते हैं, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम, ऑब्वियस सी बात है, मैंने वही वाली बात पे आ जाती हूँ कि अगर रोल नंबर और नाम की लिस्ट है तो उसमें एज या फिर आप किस जगह से बिलोंग करते हो वो सब मुझे नहीं चाहिए रहेगा। तो उस एक एरे में यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का, जैसे आपका फॉर एन एग्जाम्पल 100 बच्चों की क्लास है, 100 बच्चों की क्लास में उनका नाम और रोल नंबर अगर मुझे एक ही जगह पे स्टोर करना रहा, तो मैं एक एरे बनाऊंगी 100 एलिमेंट्स की, और एक बच्चे का नाम और उनका पर्टिकुलर रोल नंबर उनके साथ लिख दूंगी, तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे सिर्फ इंडेक्स नंबर चाहिए और मैं उस एलिमेंट तक पहुंच सकती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो कि कोई न्यू एडमिशन हुआ है और यहाँ पे किसी एक बच्चे को दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया है, अब मुझे उसका नाम यहाँ पे चेंज करना है और एक पर्टिकुलर रोल नंबर पे, क्योंकि रोल नंबर भी चेंज हो गए, तो मैं क्या करूँगी, मैं फटाफट उस इंडेक्स नंबर पे जाऊँगी और नाम को चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे फास्ट एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स भी हम कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कोड को, प्रोग्राम्स को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोगों को देगा, ठीक है। और यहाँ पे लेस कोड कंपेयर होता है टू मेनी सेपरेट वेरिएबल, तो ऑब्वियस सी बात है, आप मान लो आप हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग इंटीजर कैरेक्टर बनाओगे, ठीक है, इंटीजर फॉर देयर रोल नंबर, कैरेक्टर फॉर देयर नेम, ऐसे करके आप 100 बार जो है उस को बनाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हम एक एरे ही बना दे, तो काफ़ी कम कोड करना पड़ जाएगा हमें इस पर्टिकुलर काम के लिए। तो हमें यहाँ पे बस एक चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडवांस में ही पता होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप बाद में इसका साइज नहीं चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कि क्लास में 100 बच्चे हैं, तो आपको उतनी ही 100 बच्चों की एरे बनानी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके बाद उस एरे का साइज कभी चेंज नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे सर्चिंग और सॉर्टिंग जैसी जो टेक्निक्स हैं, सर्चिंग मतलब हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो, सर्च करना हो, हम वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं इंडेक्स नंबर को यूज़ करके या फिर बेस एड्रेस को यूज़ करके। एंड अगर मुझे सॉर्टिंग करनी हो, मतलब मुझे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना हो, तो वो भी मैं काफ़ी आसानी से यहाँ पे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एरे को सॉर्ट करना बहुत ही आसान है, कोई ना कोई लूप चला के ट्राइवर्स करके, और यहाँ पे हम इस काम को भी कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन, अब आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे अगर एक ही ऐसी सारी जो इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, हम उसको एक ही जगह पे अच्छे से एक ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं, मतलब ये तो वही वाली बात होगी, वही अलमारी वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब मैंने सारे सॉक्स अगर एक ही ड्रॉर में रख दिए, तो मुझे यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ वहाँ की जो
फालतू स्पेस पहले भर रही थी, अब उस फालतू स्पेस का वेस्टेज नहीं होगा और एक ही जगह पे अच्छे से यूटिलाइज करके मैंने मेमोरी को, स्टोरेज को यूटिलाइज करके वहीं रख दिए। तो यहाँ पे एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी और कंटिन्यूस स्टोरेज भी हो गया। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को क्या नीड है एरेज की वो भी अब तक के समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरेज पे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब टॉपिक्स थोड़े बहुत फिर भी इजी हो सकते हैं, ये टॉपिक थोड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरेज आती है। दो टाइप्स ऑफ बेसिस पे ये होती है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, जिसमें आती है फिक्स्ड साइज एंड डायनेमिक साइज। नाम से समझ में आ रहा है फिक्स्ड साइज जो कि कभी चेंज नहीं होती, डायनेमिक साइज जो शायद चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखने वाले हैं। देन हमारे पास आ सकता है टाइप्स ऑफ सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, यानी कि डायमेंशंस के बेसिस पे हमारे जो एरेज को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि वन डायमेंशनल एरे हो गई, मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D और 3D आपके सिलेबस में यहाँ पे है। 2D बहुत ही प्रोमिनेंटली है, 3D तो वैसे नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन 2D बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पे है और 1D आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, 1D वैसे इजी है तो कम हो जाता है, लेकिन 2D यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टाइप ऑफ एरे है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में भी 1D 2D एंड 3D के बीच में भी हम बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली फ्लो चार्ट मैंने लगा रखा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टाइप्स ऑफ एरेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फिक्स्ड साइज ऑफ एरे एंड डायनेमिक साइज ऑफ एरे के डिफरेंशिएशन के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि साइज इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट बी चेंज, ऑब्वियस सी बात है, हम शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे कंपाइल टाइम पे जो है हमारा उससे पहले साइज जो है डिसाइड हो जाता है और वो चेंज नहीं होता। लेकिन डायनेमिक साइज ऑफ एरेज भी होती है जिनका क्या होता है कि रन टाइम में हम उनका साइज जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ओके, मेमोरी एलोकेशंस भी तो डायनामिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइज है वो रन टाइम पे यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स साइज में हम कंपाइल टाइम पे नहीं चेंज कर सकते। रन टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, कंपाइल टाइम पे ही चेंज नहीं कर सकते, तो रन टाइम का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन डायनेमिक साइज ऑफ एरे में जब हमारे पास यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तब हम साइज को जो है चेंज कर सकते हैं। मेमोरी लोकेशन मेरे ख्याल से सब लोगों को दिमाग में आना चाहिए। फिक्स्ड एरे में कंपाइल एंड स्टैटिक आएगा एंड डायनेमिक वाले में रन टाइम एंड डायनेमिक आएगा। ठीक है, स्टैक और हीप भी आपको लोगों को समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी वही, देखो ये जो पूरा है ना ये आपका वही कंपाइल स्टैटिक और रन टाइम और डायनेमिक वाला जो हमने फर्स्ट वन शॉट में कर रखा था उसका ही पूरा रिपीट है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और मेमोरी यूसेज वहाँ पे भी सेम चीज़ थी, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पे फालतू की मेमोरी भी जो रिजर्व होती है वो यूज़ होगी, तो यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज भी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं तो मेमोरी वेस्टेज नहीं है और फ्लेक्सिबल ये है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है कि फिक्स साइज का जैसे हमने 10 एलिमेंट्स बोल दिए हैं तो 10 आएगा ही आएगा यहाँ पे। लेकिन मैलॉक, कैलॉक एंड रियल लॉक में आप साइज चेंज करते हो, फ्री में आप प्रीवियस वाले रिजल्ट कर देते हो, कैलॉक वाले में आप जो है मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हो और मैलॉक वाले में आप एक रिक्वायर्ड नंबर वालों को रख सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आपने फर्स्ट वन शॉट को यहाँ पे देखा होगा तो आपको ये वाला जो है तीनों चारों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इससे कहते हैं कि देखो ऑब्वियस सी बात है, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एक एक वन शॉट को थोड़ा सा टाइम देके अपलोड करने में, क्योंकि आप जो है देखना समझते ज़रूर नहीं हो। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे फर्स्ट वन शॉट तो यार हम सबसे एंड में देखेंगे क्योंकि वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा है जिसमें पॉइंट्स लिंक होते हैं, कनेक्शन होता है, तो अगर आप एक चीज़ को समझ के आओगे तो आपके लिए दूसरी चीज़ लर्न करना बहुत ही आसान होगा। अब जिन बच्चों ने वहाँ पे कंपाइल टाइम और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस लर्न कर लिया होगा ना, उनको यहाँ पे ये बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये जस्ट उसके मतलब ये मान लो उसके 4 पॉइंट्स, इसके लास्ट के जो 4 पॉइंट्स है मेमोरी एलोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मेमोरी यूसेज एंड एग्जाम्पल, बिल्कुल कॉपीड है। उसमें 7 पॉइंट्स थे शायद, एक डेफिनेशन थी, 4 पॉइंट्स यही थे, बाकी एक आध दो पॉइंट मेरे ख्याल से और था जिसमें था कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं और यहाँ पे उसका कंट्रोलर कौन होता है, कैसे मैनेज होती है, बस यही सारी चीज़ें थी। बाकी एग्जैक्टली सेम ऐसा ही
वो था। और हाँ, स्टैक और हीप मेमोरी के बारे में उसमें था, कौन कंट्रोल करता है स्टैक एंड हीप मेमोरी, ये 2 पॉइंट्स उसमें और थे जो मेरे ख्याल से बहुत ही नॉर्मल है। एंड अगर आपको वो लर्न होता तो आप ये बहुत ही आसानी से लर्न कर लेते। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ एरे डायमेंशनल वाले बेसिस पे हमारे पास अब आता है, जिसमें है 1 डायमेंशनल एरे, जिसको हम सिंगल डायमेंशनल भी बोलते हैं, 2D डायमेंशनल एरे एंड 3D डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में सारे एलिमेंट्स को हम स्टोर कर रहे हैं तो वो 1D एरे हो जाएगी। ठीक है, 2D डायमेंशनल एरे क्या होता है? 2D डायमेंशनल एरे अगर हम रोज और कॉलम्स, आपने अगर मैट्रिक्स का फॉर्मेट देखा होगा, मैट्रिक्स टेबल का फॉर्मेट, यहाँ पे मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। मैट्रिक्स टेबल का फॉर्मेट अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही जो है यहाँ पे वो यूज होता है। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का ही चीजें जो है इधर यूज होती हैं। ठीक है, देन द थर्ड थिंग इज यहाँ पे 3D डायमेंशनल एरे, जिसमें हम एक ब्लॉक को भी ऐड कर देते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा रोज और कॉलम के साथ साथ ब्लॉक्स भी ऐड हो जाते हैं 3D फॉर्म में। ठीक है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स की बात करी जाए तो जैसे टाइप एरे और यहाँ पे साइज, यहाँ पे टाइप एरे रोज और कॉलम्स, और यहाँ पे क्योंकि ब्लॉक्स भी ऐड हो जाते हैं तो टाइप एरे ब्लॉक्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करी जाए तो इंट ए 10, इंट ए 4 4 एंड यहाँ पे इंट ए 3 4 3। ठीक है, डायग्राम की यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे मैं डायग्राम वाला कॉलम छोड़ रही हूँ क्योंकि नीचे मैंने सारे डायग्राम्स बना के रखे हैं। इसके बाद हम वही सुनना वहाँ पे मतलब वहीं पे ही यहाँ पे मूव करने वाले हैं। ठीक है, इंडेक्सेस की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही इंडेक्स यूज होता है, यहाँ पे 2 इंडेक्स यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ सिंगल वाले में सिर्फ आई यूज हो रहा था, 2 डायमेंशनल वाले में आई जे यूज हो रहे हैं, 3D वाले में आई जे के तीनों यूज हमारे हो रहे हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करूँ तो लीनियर डेटा के बारे में रिप्रेजेंट करता है सिंगल डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे टेबुलर डेटा, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अगर होता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में दो इंफॉर्मेशन को अगर हमें एक साथ दिखाना हो तो हम 2D यहाँ पे डायमेंशनल एरे यूज कर सकते हैं। 3D डायमेंशनल एरे अगर हमारे पास 3 चीज़ों को हमें एक साथ दिखाना हो, जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पे अगर हमें हाइट लेंथ एंड ब्रेथ तीनों को दिखाना हो तो हम 3D डायमेंशनल एरे का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सेस होंगी उतनी ज़्यादा हमें मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंगल वाले में एक होती है इसलिए लीस्ट होगी, 2D वाले में हमारे पास यहाँ पे 2 रहती है तो मॉडरेट होगी, और 3D वाले में हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारी मेमोरी यूज होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इनके डायग्राम्स की। तो यहाँ पे जब आप सिंगल एरो में देख रहे हो वो आपके पास यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ही लाइन में हमने सारे जो एलिमेंट्स है उसमें स्टोर करके रखे हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड एलिमेंट्स यहाँ पे एक ही जगह एक ही इंडेक्स में आई इंडेक्स में स्टोर है। यहाँ पे दूसरा वाला जो आप फिगर देख रहे होगे जिसमें मेट्राइसिस है, यहाँ पे आप मैट्रिक्स देख रहे होगे एक जिसमें 2 इंडेक्सेस हैं, एक है हमारे पास यहाँ पे कॉलम वाला 0 1 2 और यहाँ पे एक है रो वाला 0 1 2, यानी कि आई और जे और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में यहाँ पे जो है डेटा अरेंज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लास्ट कॉलम लास्ट पिक्चर है उसमें यहाँ पे 3D डायमेंशनल एरे का यूज़ किया हुआ है, जिसमें बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ब्लॉक का भी यूज़ करा गया है। वैसे ये पर्टिकुलर इमेज 3D को उतना भी नहीं बताती, एक इमेज मैं आपको आगे भी बताऊंगी, उसमें आपको 3D और क्लियर हो जाएगा जब हम रो कॉलम एंड मेजर कॉलम करेंगे अभी। लेकिन अभी अभी के लिए आप एक समझ लो कि यहाँ पे ब्लॉक को भी ऐड करा गया है। यहाँ पे जीरो यहाँ पे ब्लॉक है तो यहाँ पे जीरो ब्लॉक रहेगा, यहाँ पे 1 ब्लॉक है तो यहाँ पे 1 ब्लॉक यहाँ पे इन्होंने रखा है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर 3 पैरामीटर्स रहे ब्लॉक रो एंड कॉलम तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी 3D एरे हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा रो कॉलम मेजर एंड रो मेजर कॉलम सॉरी रो मेजर एंड कॉलम मेजर, रो मेजर एंड कॉलम मेजर हमारे पास रहेगा जो हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम 1D एरे में कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें एरे के एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स हमारे पास इसमें है 1D एरे में। ठीक है,
तो हमको क्या करना पड़ता है ना, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो कि होता है एड्रेस ऑफ ए इंडेक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू इंडेक्स माइनस एल बी। अब क्या क्या चीज़ें होती है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स, तो ये वो इंडेक्स होता है उस एलिमेंट का हुज एड्रेस टू बी फाउंड नॉट द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे जिसका भी, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे जिसका भी मतलब ढूंढना है उसका जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, वो हमें बेसिकली यहाँ पे लिखना होता है। द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट एड्रेस टू बी फाउंड, ध्यान में रखना जिसका मुझे निकालना है उसका मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस एड्रेस ऑफ द एरे। बी क्या है यहाँ पे, बेस एड्रेस है। डब्ल्यू क्या है, बेसिकली स्टोरेज साइज ऑफ द एलिमेंट्स इन बाइट। तो ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है कितना स्टोरेज साइज है ऑफ एक एलिमेंट का इन बाइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें लोअर बाउंड के बारे में, तो लोअर बाउंड ऑफ इंडेक्स जो हम बात करते हैं, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ इंडेक्स, लोअर बाउंड ऑफ इंडेक्स के बारे में जो हम बात करते हैं यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लोअर बाउंड ऑफ द इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड अज्यूम जीरो। अगर जैसे देखो यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन के तरीके से बताऊंगी कि लोअर इंडेक्स हमारा लोअर बाउंड क्या होता है। अगर ये नहीं मेंशन रहता तो आपको क्या करना पड़ता है, जीरो अज्यूम करना इसको पड़ता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एक एरे गिवन है, गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे इज दिस, ठीक है। तो हमारी बी की वैल्यू, ठीक है, हमारी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू गिवन है 1020, ठीक है। और एरे हमारी क्या गिवन है, ए हमारी एरे गिवन है 1300 और ये गिवन है 1900, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि लोअर बाउंड क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर लोअर बाउंड की अगर हम बात करें कि लोअर बाउंड क्या है, तो लोअर बाउंड हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। दिस इज लोअर बाउंड एंड दिस इज अपर बाउंड, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ वैसे तो लोअर बाउंड की जरूरत है, इसलिए मैंने लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लेकिन मैंने दोनों बता दिया। 2D में जाएंगे तो अपर बाउंड की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन अभी से ही बता दिया कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैसे देखते हैं, ठीक है। तो हमको बेस एड्रेस मिल गया, ये मिल गया लोअर बाउंड अपर बाउंड। फिर साइज हमको जो है, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू हमको गिवन है, कितना गिवन है, 2 बाइट्स, ठीक है, 2 बाइट्स हमें साइज गिवन है। फिर हमें यहाँ पे किसका एड्रेस ढूंढना है, इसका, तो उसका इंडेक्स गिवन है, यानी कि आई की वैल्यू हमें गिवन हो गई जो कि है 1700, ठीक है। अब बस इस फॉर्मूला में डालेंगे तो देखो ए ऑफ इंडेक्स 1700 इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस कितना है 1020 प्लस 1020 प्लस डब्ल्यू कितना है 2, ठीक है, इनटू इंडेक्स हमारे पास कितना है 1700 माइनस लोअर बाउंड 1300, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सारी कैलकुलेशन करके आंसर लिख लूँ इसका, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1820। कैलकुलेशन कर लेना, बहुत ही आसान कैलकुलेशन होने वाली है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ। कैलकुलेशन होने वाली 1020 प्लस 2 इंटू 400, तो 800 प्लस कर दोगे तो यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एड्रेस अगर कैलकुलेट करने को आए 1D एरे का, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है आ भी जाए नहीं भी आए, तो मैंने आपको यहाँ पे इसका बता दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 2D एरे में। तो 2D एरे में आपको पता है मेट्राइसिस होता है कैलकुलेट करने में। तो मेट्राइस में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी एक अलग से फॉर्मूला होता है। इसमें दो तरीके होते हैं, मतलब इसमें देखो एक रो वाला केस रहता है और एक इसमें कॉलम वाला केस रहता है, ठीक है। तो रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे रो मेजर ऑर्डर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, देखो एड्रेस आई जे इज इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल आर इंटू एन प्लस जे माइनस एल सी। सब एक एक करके देखते हैं क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या रहता है, ठीक है। आपको अगर दिक्कत आ रही है एल आर एल सी ओ इन सब में लिखने में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी चीज़ों को बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर एन एग्जाम्पल बता रखी है ताकि आप ध्यान में रख पाओ, ठीक है। तो आई क्या रहता है, रो का नो नंबर जो कि फाउंड हमें करना है। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 3 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर बी क्या रहता है बेस एड्रेस, डब्ल्यू रहता है साइज, ठीक है। एल आर यहाँ पे क्या होता है
वही लोअर बाउंड, ठीक है, और यहाँ लोअर बाउंड, ठीक है, जो कि हमारा क्या रहता है इसका रो का, ठीक है, और एलसी का होता है लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम का जहाँ से स्टार्ट होता है क्या होता है इसमें दो एरे गिवन रहती है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और एन क्या रहता है, एन रहता है नंबर ऑफ कॉलम गिवन इन मैट्रिक्स, कितने हमारे पास यहाँ पे कॉलम गिवन है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट रो मेजर ऑर्डर का, ठीक है, ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो देखो इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास एक एरे, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी गिवन है 100, ठीक है, और साइज कितना गिवन है 1 बाइट, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस हमको फाइंड कौन सा करना है 8 और 6, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई और ये हो गया जे, ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लोअर लिमिट अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर लोअर लिमिट की हम बात करें तो लोअर लिमिट 1 हो रही है, तो यहाँ पे एल आर लोअर लिमिट ऑफ रो कितनी हो गई 1, और एल सी लोअर लिमिट ऑफ कॉलम भी कितनी है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना आप, और नंबर ऑफ रो का भी फॉर्मूला आप लिख लेना, ठीक है। नंबर ऑफ रो हम निकालते हैं यहाँ पे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, और यहाँ पे भी हम ऐसे निकालते हैं अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ कॉलन निकालना है, तो कॉलन के ही अपर बाउंड देखते हैं, तो कॉलन का अपर बाउंड क्या है 15, तो 15 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना होगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 15, यहाँ पे अगर रोज निकालें तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 प्लस 1, तो कितने हैं 10 कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले में डालने की, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूला आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो देखो बी प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ है इसलिए यहीं पे लिखती हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी दिखते रहे। तो देखो बी कितना है यहाँ पे 100 प्लस डब्ल्यू 1 इंटू, ठीक है, इंटू आई हमारे पास कितना है 8, ठीक है, 8 माइनस एल आर हमारे पास कितना था, एल आर देखो एल आर और एल सी दोनों की वैल्यू देख लो 1 1 थी, ठीक है, तो एल आर यहाँ पे लिख लेंगे 8 - 1, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ कॉलन हमारे पास कितने हैं 15, ठीक है, 1 जे कितना है, जे हमारा है 6 माइनस 1, ये सब हमारे पास यार कैलकुलेशन कर कुरा के हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 210, चेकआउट कर सकते हो खुद से भी एक बार सॉल्व करके, बहुत ही इजी हमारे पास यहाँ पे इसके भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही सेम कॉलम मेजर ऑर्डर के साथ भी होता है। अब कॉलम मेजर ऑर्डर में ना बस एक छोटा सा चेंज होता है, क्या छोटा सा चेंज होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली थी 10, जो कि हमने कैसे निकाली, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, पर लेकिन किसके रोज के, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी वो ऊपर निकाल लिया था, लेकिन अभी हम वापस निकालें क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, ठीक है। फिर यहाँ पे सब कुछ सेम वही एल आर एल सी डब्ल्यू आई बी जे, ठीक है, सब कुछ सेम। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया है, सब कुछ ऑलमोस्ट आई गेस सेम ही है। हमने नंबर ऑफ कॉलर रोज निकाला है, यहाँ पे वापस से बता देती हूँ, नंबर ऑफ रोज बेटा होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, लेकिन ये किसका, रोज का ही, तो यहाँ पे रोज वाले का हम देखते हैं, तो यहाँ पे है अपर बाउंड इसका है 10 माइनस लोअर बाउंड कितना है 1 प्लस 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल्स टू 10, ठीक है। फॉर्मूले में डाल देते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसलिए बस फॉर्मूले को ऊपर करके मैं आंसर यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। देखो यहाँ पे बेस एड्रेस कितना गिवन है 100, ठीक है, तो 100 प्लस साइज कितना गिवन है 1 बाइट प्लस 1 इंटू आई कितना, सॉरी जे कितना है, जे हमारे पास देखो आई जे की पोजीशंस भी चेंज है, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। जे कितना है हमारे पास यहाँ पे 6, ठीक है, तो 6 माइनस एल सी क्या है, मतलब लीस्ट काउंट ऑफ कॉलम जो है 1, ठीक है, इनटू यहाँ पे नंबर ऑफ ये कितने हैं 10, ठीक है, प्लस आई कितना है 8 माइनस यहाँ पे ये एल आर क्या है, लीस्ट लोअर लिमिट ऑफ रोज 1, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका सॉल्व करके क्या आंसर आने वाला है फटाफट से बता देती हूँ, आप कैलकुलेशन खुद से एक बार देख लीजिएगा। कैलकुलेशन करके इसका बेटा आंसर आने वाला है 157, ठीक है, 157 इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। एक बार आप खुद से भी इन क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लो कि जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो
और आपको इसमें कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द सेम पोजीशन टू डिफरेंट ऑब्जर्व। देखो, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ, ये नोट क्या है इसको ईजिली एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप बाद में रीड आउट कर लेना। देखो, आपने यहाँ पे जब मैट्राइसेस हम पढ़ते हैं तब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। उसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं A12, A22, A32, A33। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे आई जे की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि बहुत सारे केसेस में ये लोग बोलना चाहते हैं, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में एक काम हमारे पास ये होता है कि आई जे की जो वैल्यू होती है, ठीक है, आई जे की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है, ठीक है, आई जे की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है ना, एक केसेस होते हैं केस 1 जिसमें हमारे पास आई जे की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, और एक केस हो सकता है जिसमें आई जे की वैल्यू सेम होती है। तो वो सेम वाले कौन से केस होते हैं, यही वाले केस होते हैं, और डिफरेंट वाले कौन से केस होते हैं, ये वाले होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर किसी 3D एरे में हमको यहाँ पे निकालना पड़ा तो कैसे हम निकालेंगे। अब इसमें और कुछ नहीं यार, एक और आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक और जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐड हो जाती है, जो कि होती है ब्लॉक साइज, ठीक है। तो ब्लॉक साइज इसमें और ऐड हो जाता है कि किस तरीके से एड्रेस हम कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक साइज को यूज़ करके। तो ध्यान से देख लेते हैं कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे जो एरे है 3D एरे, उसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको और क्लियर करूँगी। इससे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आपको और कोई नहीं मिल सकती। इसमें आप देख लो, यहाँ पे एक फर्स्ट इंडेक्स है 1 2, ठीक है, सेकंड इंडेक्स है, और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। तो ब्लॉक साइज, रो साइज, कॉलम साइज, 3 इंडेक्सेस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। 24 इसमें एलिमेंट्स है। तो ये बेस्ट आपका एग्जाम्पल है। अगर आप किसी भी जब आप 3D एरे लिख रहे हो, आप ये एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, ठीक है। चल, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वही आता है, सबसे पहले रो मेजर ऑर्डर। तो रो मेजर ऑर्डर में देखो आई जे के रहता है इसमें, तो अब इसमें वही देखो बेस एड्रेस साइज, ठीक है, और एम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, एम क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, एन क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, पी रहती है विद और नंबर ऑफ सेल्स डेप्थ वाइज, एक्स रहता है लोअर बाउंड ऑफ रो, लोअर काउंट ऑफ कॉलम एंड लोअर बाउंड ऑफ विथ, ठीक है। मतलब इन्हीं सबके मतलब एक्स वाई जेड क्या रहता है, लोअर बाउंड्स ही रहते हैं, ठीक है। एक बार इसमें हम रो मेजर ऑर्डर को कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको और बेहतर इसमें यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टू बी फाउंड, टू बी फाउंड हमारे पास यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मूला के साथ साथ चीज़ें बताती जाऊँगी। पहले हम देख लेते हैं आई जे के क्या है, ठीक है। तो आई जे के इसमें प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें आई जे और के, यहाँ पे आई हमारे पास क्या है 5, जे क्या है -1, और के क्या है 8। मेरे ख्याल से इतना में तो किसी को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और बेस एड्रेस यहाँ पे हमको गिवन है 400, और साइज गिवन है 2 बाइट्स। तो बी और डब्ल्यू भी यहाँ पे हमको गिवन है, ठीक है, 400 और 2 बाइट्स, ठीक है। इसमें भी मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक्स वाई जेड क्या बोला था मैंने, लोअर लिमिट, ठीक है, एक्स वाई जेड लोअर लिमिट क्या बोली थी, ये है लोअर लिमिट ऑफ रो, ये है लोअर लिमिट ऑफ कॉलम, और ये है लोअर लिमिट ऑफ विथ, ठीक है, यही बोली थी हम लोगों ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें लोअर लिमिट ऑफ, यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है, तो वैसे इसमें लोअर लिमिट ऑफ ऐसे गिवन है बॉक्स, ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसे जब फॉर्मूले में बात आती है तो हमारे पास ऐसे गिवन होती है ब्लॉक, रो एंड कॉलम, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक कर दी है। लोअर लिमिट ऑफ ब्लॉक, रो एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोअर लिमिट क्या है 1 -4 और 5, ठीक है। तो 1 -4 एंड 5, ठीक है, ये हमारे पास हो गई लोअर लिमिट्स, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि हमको देखना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। तो नंबर ऑफ रोज अगर निकालूं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो अपर बाउंड क्या है हमारे पास 1, ठीक है, माइनस लोअर बाउंड क्या है -4 प्लस 1, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलन हमारे पास है बेटा, नंबर ऑफ कॉलन क्या है यहाँ पे, अपर बाउंड 10 -5 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ये हमारे पास आ गए हैं 6, और ये आ गया है हमारे पास 6, ठीक है, ये हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, फॉर्मूले में आपको सब्सटीट्यूट करते जाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम करते चलेंगे। एक मिनट में ये लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ ये और ये क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और पी भी निकालना है हमको। यहाँ पे हमको एक सेकंड, शायद पी की वैल्यू यहाँ पे हमने नहीं लिखी, पी की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम। एन एम और पी, ओके सारा कुछ मेरे ख्याल से हमने लिख ही लिया है। और यहाँ पे विथ टोटल नंबर ऑफ सेल डेप्लॉय, तो ये भी हमारे पास क्या है 9 माइनस 1 यानी कि 8 प्लस 1 10। तो ये यहाँ पे ये तो ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से। तो क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ना, तो तुम्हारा यहाँ बता देती हूँ क्योंकि फॉर्मूला से आपको और समझ में आएगा। तो बेस एड्रेस कितना गिवन है इस केस में 400, प्लस विद कितनी गिवन है, मतलब विद नहीं सॉरी, साइज कितना गिवन है w, यहाँ पे गिवन है 2 बाइट्स इन 2। ठीक है, अब देखो विद टोटल नंबर ऑफ सेल्स डेप्थ वाइज, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स डेप्थ वाइज हमारे पास वो भी कितने आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू, ठीक है 6 इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 6। ठीक है, इंटू यहाँ पे आई क्या है, आई हमारे पास है 5। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये आई जे के, तो 5। ठीक है, 5 हमारे पास, और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास यहाँ पे हो चुका है लोअर बाउंड ऑफ क्या है, देखो एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्स वाई जेड की वैल्यूज है 1 माइनस 4 और 5। ठीक है, एक्स वाई जेड 1 माइनस 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आप लिख लो एक्स सॉरी आई माइनस 5। ठीक है, देखो यहाँ पे है आई माइनस एक्स, तो यहाँ पे 5 माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने बंद कर दिया प्लस। ठीक है, प्लस 6 यहाँ पे है आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से यहाँ पे है p। ठीक है, इंटू इंटू आई जे माइनस वाई। ठीक है, तो j क्या है हमारे पास, j हमारे पास है -1। ठीक है, j माइनस वाई हमारे यानी कि +4। ठीक है, चल नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। उसके बाद वापस से क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे k क्या है हमारे पास 2 माइनस z क्या है हमारे पास लोअर बाउंड ऑफ विद, तो वो है हमारे पास है यहाँ पे एक मिनट, हमने शायद कुछ गलती कर दी है। के हमारे पास बेटा 8 है, और ये हमारे पास जेड हमारे पास 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 730। ठीक है, 730 आपका इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ लेना। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर की। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि देखो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस क्वेश्चन में है, तो इसमें वापस देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखो अब वापस से हम वही स्टार्ट कर लेते हैं आई जे के लिखना, ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो फॉर्मूला के पेज पे ही कर लेते हो ताकि आपको फॉर्मूला भी दिखते रहे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आई की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो देखो आई की वैल्यू क्या है 3, जे की वैल्यू क्या है 3, और के की वैल्यू भी क्या हो गई 3। इसमें तो किसी को कोई संकोच नहीं है। बेस वैल्यू है 400, तो बी की वैल्यू हो गई 400, और यहाँ पे 4 बाइट्स है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्स वाई और जेड की। ठीक है, तो देखो एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स हो गया एक्स हो गया 1 सॉरी, वाई हो गया -5, और जेड क्या हो गया -10। ठीक है, ये तो अभी ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है एम और एन। ठीक है, एम और एन निकालने का है। तो एम हमारे पास क्या है, देखो एम हमारे पास है ये, तो 5। ठीक है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, तो -5 है तो +5 एंड +1 यानी कि पूरे 11। ठीक है, 11 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास n की बाद मैं बात करूँ। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे आई थिंक नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम में कितने हो जाएंगे n 5 + 10
+1 जो कि हो जाएगा 16, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि यहाँ पे हमको p का भी देखना है, तो p के लिए भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 8 - 1 + 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 + 1 जो कि हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये p की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। सारी वैल्यूज आ चुकी है, आप इस फॉर्मूला में इनपुट करके यहाँ पे लिख सकते हो। फिर भी मैं आपके लिए लिख लेती हूँ क्या आएगा। देखो यहाँ पे आना चाहिए 400, ठीक है, बेस एड्रेस +4, फिर यहाँ पे है सॉरी इंटू है तो इंटू लिख लेते हैं, इंटू यहाँ पे हमारे पास आएगा 11 इंटू 8 इंटू यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, बिकॉज यहाँ पे k और -z है तो -10 +8 इंटू हमारे पास 3, फिर आएगा -5 माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो j - y माइनस है इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। आप एक बार खुद करके देखोगे तो इजिली आपको क्लियर हो जाएगा। 3 - -1 तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका आंसर जो आएगा बेटा वो कंप्लीट आंसर आएगा 5240। देखो सारी वैल्यूज मैंने बता दी तो आप इसमें कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, तो आप बिल्कुल कर लेना। एक अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला बस मैं आपको कहूँगी नोट डाउन करने को, जो है अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हो, यहाँ पे नंबर आपको रोज निकालने हो, या फिर जितने भी मतलब आपको विद में एलिमेंट्स निकालने हो, सबका क्या होगा उनका अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। इसका भी क्या होगा अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, ठीक है। बट एक बात याद होनी चाहिए, ये उसी की ही एरे का होना चाहिए, ये उसी की ही एरे का होना चाहिए और ये उसी की ही एरे का होना चाहिए। बस इतना सा अगर आपने समझ लिया तो ये सारे फॉर्मूलाज और जितना मैंने लिखा है इसको अगर याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बेसिक ऑपरेशंस इन एरे। तो मुझे एक मिनट का समय बस दीजिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं विद आवर बेसिक ऑपरेशंस इन एरे। चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं विद बेसिक ऑपरेशंस इन एरे। तो बेसिक ऑपरेशंस इन एरे वैसे तो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ऑलरेडी एक बार थोड़े से बेसिक ऑपरेशन समझ लिए थे, लेकिन इनको थोड़ा एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने की कोशिश करें तो देख लेते हैं कि एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे चेंज होते हैं कि यहाँ पे अगर बात करी जाए सबसे पहले ट्राइवर्सल प्रोसेस की, ठीक है। तो ट्राइवर्सल प्रोसेस जो रहता है वो क्या रहता है, सिंपली सी बात मैंने आपको कहा था कि विजिटिंग करना हर एक एलिमेंट पे और उनको प्रिंट करवाना 1 बाय 1 हमारा क्या रहता है ट्राइवर्सल प्रोसेस रहता है। इंसर्शन वाली बात यानी कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे हमें एक नया एलिमेंट ऐड करवाना हो तो उसको क्या बोलते हैं इंसर्शन। डिलीशन मतलब कि कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे हमें रिमूव करवाना हो एलिमेंट तो उसको हम क्या कहते हैं डिलीशन। सर्चिंग के बारे में बात करी जाए तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर किसी भी हमें एलिमेंट को फाइंड करना हो तो हम उसकी क्या करते हैं वैल्यू को हमें उसका फाइंड करना हो तो हम उसकी इंडेक्स से या फिर उसके बेस एड्रेस से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देन अपडेट करना यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मैंने आपको ऐसा बताया कि 16 लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे 32 हो जाए, ठीक है, तो उसको मैं अपडेट करना चाहती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ, तो उस वैल्यू को अपडेट करना। सॉर्टिंग यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर देना। मर्जिंग यानी कि अगर 2 एरेज हैं, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि उसको एक सिंगल एरे में ही मैं कन्वर्ट कर दूँ, तो उसको हम कहते हैं मर्जिंग, तो उसको कन्वर्ट भी कर देना, ठीक है। तो ये सारे बेसिक ऑपरेशंस थे, काफ़ी आसान है, एक बार आप खुद से पढ़ लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात आएगी तो पहले मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी और सारे रीजंस के साथ समझाऊंगी। वही अभी टाइम आ चुका है कि यहाँ पे पहले मैं आपको रीजंस दूंगी, उसके बाद मेरे पास पूरा टेबल है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। पूरा टेबल है मेरे पास लिखा हुआ कि एग्जैक्टली आंसर सारे क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर से ज़्यादा रीज़न जानने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्यों होते हैं, इसलिए मुझे आपको ये सब बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम दो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखेंगे जो है O(n) एंड O(n),
ठीक है। अब यहाँ पे जो O ऑफ 1 होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि इन वन रो, कि अगर हमें आंसर एक ही बार में मिल जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं कि O1, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। O ऑफ n क्या होता है, मतलब हर बार एक एक बार जाके n टाइम्स हमको वो प्रोसेस करना पड़ रहा है, बहुत बार उसमें टाइम लग रहा है, तो O ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्सेस का रीजन क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एक करके हम पढ़ते आते हैं, तो एक्सेस का रीजन जो है वो O1 है, और O1 है एवरेज और वर्स्ट केस में भी। अब O1 क्यों है, तो एक्सेस का रीजन इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे हम एरे में विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस और इंडेक्स, ठीक है, हम काफ़ी आसानी से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम काफ़ी आसानी से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में हमको वो एलिमेंट जाके मिल जाएगा, मतलब हमको ज़्यादा काम नहीं करना, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम लगेगी, मतलब O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सर्च के बारे में। तो सर्च का रीज़न जो है वो है O एंड O। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको नहीं पता कि एलिमेंट कौन सा कहाँ है, ठीक है, मतलब देखो अरेंज तो हो गए, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि वो कहाँ कौन से ब्लॉक से स्टार्ट हुए। मतलब आप देखो बेस एड्रेस तो मुझे पता चल गया, फिर भी मुझे नहीं पता कि वो एलिमेंट कितना टाइम मुझे लग जाएगा सर्च करने में, क्योंकि हो सकता है क्योंकि सब लीनियरली अरेंज है, तो मुझे हर किसी एलिमेंट के ऊपर एक एक बार जाके विजिट करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। मतलब इसका रीज़न ये है कि मुझे O ऑफ n टाइम लगेगा, सब पे एक बार जाके मुझे देखना पड़ेगा, तो O ऑफ n टाइम यहाँ पे मुझे लग जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंसर्शन और डिलीशन। तो देखो इंसर्शन और डिलीशन के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, तो दोनों में ही O ऑफ n टाइम लगेगा, एवरेज और वर्स्ट केस दोनों में ही। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंसर्शन करते वक्त में मुझे हर एलिमेंट के ट्राइवर्स करना पड़ेगा, और उनको शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी, राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी मुझे लगेगा। से इंसर्शन में हम राइट साइड करवाते हैं, डिलीशन में हम लेफ्ट साइड करवाते हैं, इसी के बाद वो टॉपिक आने वाला है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ट्राइवर्सिंग की नीड लगेगी, मुझे हर किसी पे एक बार जाना पड़ेगा, मतलब O ऑफ n यहाँ पे टाइम मुझे लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्सिस में क्यों हमें O1 ऑफ टाइम लग रहा है, सर्चिंग में क्यों O1 ऑफ टाइम लग रहा है, और यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन में क्यों O ऑफ n टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसमें भी O ऑफ n टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप देखो जितने ज़्यादा एलिमेंट्स आप रखोगे, ठीक है, मान लो कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो आप जितने ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें रखोगे, आपको उतनी ज़्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो हम यहाँ पे O ऑफ 1 वाली तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, तो हम ज़्यादा ही बोल रहे हैं, O ऑफ n ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसके जो है वर्स्ट केस में दोनों में ही यहाँ पे O ऑफ n जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्लियर आई गेस हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एरे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या इसके एप्लीकेशन हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है, जैसे कि स्टोरिंग मार्क्स ऑफ डेटा ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स। आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप खुद 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का जो मार्क्स है उनको स्टोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उनका डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे मेट्राइसिस आपने देखे होंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, तो अगर उनको रिप्रेजेंट करवाना है तो 2D एरे से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अभी आप आगे जाके जब 5th यूनिट में थोड़ा सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ोगे, तब आपको और समझ में आएगा। देन यहाँ पे स्टैक और क्यू जैसे जो डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूनिट 2 में पढ़ोगे, उनको इम्प्लीमेंट करवाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग सेट्स एंड सिमिलर डेटा, ठीक है। देखो सिमिलर डेटा ऑब्वियसली रहता है, जैसे सैलरी, सब सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वो एक सिमिलर डेटा है, तो उतने सारे डेटा को स्टोर करके प्रोसेस करना भी बहुत बड़ी बात है, लार्ज सेट है, तो इसलिए उसको भी यहाँ पे उसमें भी हेल्प करता है। इमेज प्रोसेसिंग, पिक्सल सॉर्टेड इन ग्रिड फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो कि यहाँ पे पिक्सल्स में जो प्रोसेसिंग होती है, दैट इज़ वाया, आप कह लो 3D या 2D एरेज में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प उसमें करती हैं, तो इमेज प्रोसेसिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है। देन
यूज इन डेटाबेस टेबल्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो डेटाबेस टेबल्स मतलब कि जो डेटा की बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं उनका रिकॉर्ड रख के उनको मैनेज कर पाना, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 7 एप्लीकेशन है आपकी मेन एरे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे एडवांटेजेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत बार डिसएडवांटेजेस पे भी आते हैं, क्योंकि फिर वो आपको लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में आपको कहते हैं कि कैसे एरे जो है उतना बेटर नहीं है, तो आपको उसमें कैसे लिखना है वो बहुत ही ध्यान से आपको उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बात करें एडवांटेजेस में, तो एडवांटेजेस में यही बात है कि यहाँ पे डायरेक्टली हम एलिमेंट को इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं, तो काफ़ी फास्ट एक्सेस है। ठीक है, और ईजी टू इम्प्लीमेंट तो है ही। ठीक है, और ये सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, रिक्वायर्स लेस मेमोरी ओवर है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कम मेमोरी लगती है। हर डेटा स्ट्रक्चर कम मेमोरी यूज करने का ही ट्राई करता है। और सर्चिंग और सॉर्टिंग ऑपरेशंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के बाद फिक्स साइज हम इतना चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे इंसर्शन डिलीशन इस चीज़ के बाद। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंसर्शन डिलीशन में हमको धीरे धीरे शिफ्टिंग करनी पड़ती है। इंसर्शन में राइट साइड, डिलीशन में लेफ्ट साइड, ऐसे करके हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो वो शिफ्टिंग रिक्वायर्ड होती है, उसकी वजह से काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मेमोरी वेस्टेज भी हो सकता है इस कारण, क्योंकि देखो पहले आप शिफ्टिंग कर रहे हो, फिर आप डिलीट कर रहे हो, तो ये आपका मेमोरी वेस्टेज भी कर सकता है। और यहाँ पे बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमारे होते हैं वो आपके बहुत सारे जो डेटा टाइप्स हैं उनको अलाउ करते हैं, लेकिन ये एक ही तरीके के डेटा टाइप्स को अलाउ करता है, और वो भी कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम मतलब रैंडम इसमें नहीं कहीं भी स्टोर करते, कंटिन्यूस ही इसमें स्टोरिंग हो सकती। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको अच्छे से करके जाने हैं एरे के। ठीक है, अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसका आप सब लोगों को बहुत ही टाइम से इंतजार होगा, इंसर्शन ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन। तो इंसर्शन ऑपरेशन में देखो सिंपल सी बात है, इंसर्शन का इजी सा मतलब क्या होता है वो उसकी डेफिनेशन में ही लिखा है। इंसर्शन इन एन एरे रेफर्स द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू अ स्पेसिफिक पोजीशन within the array while shifting the exactly existing elements to make the room for the new element। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझो इसको, तो क्या है कि इंसर्शन इन एरे क्या होता है कि हम न्यू एलिमेंट को स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं, और हम जो है एग्जिस्टिंग एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक रूम बना पाए, एक खाली स्पेस बना पाए नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा अल्गोरिथम है, ध्यान से देखते हैं उस अल्गोरिथम को। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है एरे एंड द एलिमेंट टू बी इंसर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एरे होनी चाहिए और वो एलिमेंट होना चाहिए जिसको आपको इंसर्ट करना है। फिर आपके पास वो पोजीशन होनी चाहिए जहाँ पे उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। डिटरमाइन द पोजीशन वेयर द एलिमेंट शुड बी इंसर्टेड, आपके पास पोजीशन होनी चाहिए। दूसरी बात, शिफ्ट द एलिमेंट्स आफ्टर इंसर्शन पोजीशन टू राइट बाय वन इंडेक्स टू मेक द रूम फॉर द न्यू एलिमेंट। तो मैंने आपको समझाया था कि इंसर्शन में आपको राइट शिफ्टिंग करनी पड़ती है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे घर बनाने के लिए, नए एलिमेंट के लिए घर बनाने के लिए आपको जो है शिफ्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे रूम की। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन। हमें जो है डिजायर्ड पोजीशन पे उस एलिमेंट को लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे एरे को, ठीक है, एरे की लेंथ को भी अपडेट कर देना है बाय +1, क्योंकि हमने जो राइट शिफ्ट किया है, अगर हमने उतना ही रखा तो फिर वो जो राइट शिफ्ट वाला एलिमेंट है वो कैलकुलेट नहीं होगा एरे में, तो +1 कर देना ताकि वो भी यहाँ पे कम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरी तरीके से एक स्टेप वाइज और एल्गोरिथम देखेंगे जो आपको एग्जाम में मेन लिखना है। हेयर्स द साइज, हेयर साइज इज द एरे साइज, and position is the location where an element to be inserted in item, and item is a new value in the array। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे पहली फर्स्ट स्टेप जो है आपको क्या करना है, स्टार्ट। देखो स्टार्ट और स्टॉप दोनों इंसर्शन और डिलीशन में कॉमन रहेगी, तो उसमें आपको कहीं भी इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक हमें इतना पता है कि हमें क्या करना है। पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि एरे है, आपको जो एलिमेंट ऐड करना है वो है, पोजीशन है, पोजीशन के बाद आपके पास क्या है, आपको राइट शिफ्ट करना है, उसके बाद आपको अपडेट करके खत्म कर देना है काम। ठीक है, यही सब देखते हैं किस तरीके से हमको
करना है। देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमको एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, और उसको हमने इनिशियलाइज करके क्या कर दिया है, साइज -1। अब इधर साइज क्या है, एरे की साइज है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ स्टेप रिपीट करना है जब तक वाइल लूप क्या ना बता दे, इस कंडीशन को ट्रू ना बता दे कि आई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, पोजीशन -1 है। एक बार हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो हो जाए दैट इज i+1 इक्वल्स टू एरे आई, ठीक है। और तो आपको क्या करना है, डिक्रीज कर देना है काउंट, और यहाँ पे आपको लूप को एंड कर देना है। लूप को एंड करने के बाद आपको एलिमेंट को इंसर्ट करवा देना है एंड यू हैव टू स्टॉप। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से इस पूरे एल्गोरिथम को भी एक बार समझा देती हूँ। जैसे आपके पास 5 इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया, आपके पास साइज क्या है, 5, ठीक है। तो सेट आई इज इक्वल्स टू साइज -1, मतलब कि आई को हमने सेट कर दिया 4, क्योंकि 5 -1 क्या होता है, 4। मतलब आई जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पोजीशन -1। अब यहाँ पे मैंने मान लो पोजीशन मुझे यहाँ पे क्या ऐड करनी थी, वी नीड टू एडजस्ट एन एलिमेंट 80 एट द पोजीशन 2। अब मुझे 2 -1 यानी कि मुझे आई जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 चाहिए, क्योंकि पोजीशन -1 यानी कि 2 -1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मूव ith एलिमेंट टू फॉरवर्ड। अब ith एलिमेंट को फॉरवर्ड बढ़ाना है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐड करना है, तो यहाँ पे एरे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आई, ठीक है, i+1 इक्वल्स टू एरे इक्वल्स टू आई हमने कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिया था आई जो है वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया था साइज -1, साइज क्या था इसका 5, तो यहाँ पे देखो 4+1 एरे 5 इज इक्वल्स टू एरे 4। एरे 5 जो है वो क्या हो गई, एरे 4 के बराबर हो गई। मतलब मैंने यहाँ पे जो फोर्थ एलिमेंट था ना उसको फिफ्थ एलिमेंट बना दिया, ठीक है, मतलब एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, इज इक्वल आई इज इक्वल टू 4-1, ठीक है। अब मैंने 4-1 कर दिया, सेट कर दिया बिल्कुल उसको, यहाँ पे डिक्रीज कर दिया काउंट, क्योंकि अब मुझे वापस वहीं पे आना है। फिर मैंने एंड कर दिया, और एंड करने के बाद मुझे पता चला गया कि यहाँ पे जो अब है, यहाँ पे पोजीशन -1, 2-1 जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बस देखो, क्योंकि आई की पोजीशन 2 है, ठीक है, आई जो है वो 4 है, उसकी पोजीशन 2-1 से बड़ी है, वो इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो यानी सही हो गया, लूप में बंद कर दूंगी। एंड यहाँ पे एरे की पोजीशन -1 यानी कि 2-1 पे यहाँ पे मैं एक आइटम को ऐड करवा दूंगी, जो कि मेरे पास क्या होगा, आइटम नया हो जाएगा जो कि है 80, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगी। अब पोजीशन -1 की क्या, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स किससे स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये जो कंसेप्ट है समझ में आ चुका होगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हमको नहीं समझ में आएगा, आप एक बार विजुअल रिप्रेजेंटेशन से प्रैक्टिस करके देखिए, इसलिए मैंने आपस में ही चिपका दिए हैं ये, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जब आप ये चीज़ कर रहे हो ना, तब आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, कि यहाँ पे इसको आप एक बार प्रैक्टिस खुद से रिटर्न प्रैक्टिस करके देखो, स्पेशली ये 8 स्टेप्स, ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना, ताकि आप इसमें एकदम श्योरिटी ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इंसर्शन और डिलीशन वाले, ठीक है। चलिए अब सेम तरीके से चलते हैं डिलीशन ऑफ एलिमेंट में। अगर आपको इंसर्शन समझ में आ गया ना, तो डिलीशन बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। So deletion in an array means removing an element from an array and shifting the remaining elements to fill the empty space, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे array का डिलीशन करना है, यानी कि रिमूव करना है एलिमेंट एरे में से, ताकि और शिफ्ट कर देना, ताकि जो एम्प्टी स्पेस है वो भी हमारी क्या हो जाए, फिल हो जाए। हेयर्स एन एल्गोरिथम टू डिलीट एन एलिमेंट इन एरे। इनिशियलाइज करना है पहले एरे को, उसमें फिर इंडेक्स जो हमको डिलीट करना है उसका देखना है, ट्राइवर्स करना है जब तक हम किस एलिमेंट तक ना पहुंच जाए, जब तक यहाँ पे हमको डिलीट तक ना पहुंच जाए, अंटिल द एंड ऑफ द एरे। ईच एलिमेंट शुड बी शिफ्टेड बाय 1 पोजीशन इन द लेफ्ट, तो लेफ्ट में आपको शिफ्ट करना है, उसके बाद डिक्रीमेंट कर देना है साइज बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बहुत आसानी से बताती हूँ, देखो क्या करना है, पहले आपको एरे देखनी है, उस इंडेक्स पे जाना है जो आपको डिलीट करना है, ट्राइवर्स करना है उस इंडेक्स तक जहाँ पे आपको डिलीट करना है, उसके बाद आपको हर एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो जब आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दूसरे एलिमेंट के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब ओवरराइड हो जाएगा। जैसे आपने ओवरराइड किया और आपने डिक्रीज कर दिया, तो जो ओवरराइड वाला एलिमेंट है, ठीक है, आपने जब उसको ओवरराइड किया और आपने डिक्रीज कर दिया, तो जो उसके नीचे वाला एलिमेंट था जो दब रहा था उसके नीचे, वो हट जाएगा अपने आप ही, इसी को हम डिलीशन ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको, एल्गोरिथम से समझ लेते हैं। सबसे पहले वही स्टार्ट और स्टॉप सेम है, ठीक है। सबसे पहले आपको वही करना है, इनिशियलाइज करना है आई को, जिसमें है पोजीशन
1। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ़ यू वांट टू रिमूव 12 फ्रॉम द एरे द एग्जीक्यूशन विल बी, तो 12 किस पोजीशन पे है हमारे पास, यहाँ पे 1 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, सेट कर देना आई को 0 पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि आई जो है ऑब्वियस सी बात है साइज से कम ही है, 0 हो चुका है। अब 0 जो है वो 5 से तो कम ही है, ठीक है। अब हमको आगे बढ़ाते जाना है, आई इज इक्वल्स टू 0 है, तो 0 प्लस 1 मतलब आई को हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब हमको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया हमने, आई प्लस 1 कर दिया, हम फिर और चले गए 1 पे चले गए। अब हमने देख लिया कि हम 1 पे आ गए, तो हमको 1 वाला ही तो डिलीट करना है, ठीक है। बस उसको एंड कर देंगे लूप को, और उसको हटा देंगे, और उसको जैसे हमने किया गया, डिलीट हो गया, जैसे हमने स्टॉप कर दिया, 4 वाली जगह खाली हो गई, और यहाँ पे जब हमने 5 में ओवरराइट कर दिया था, अब वही 1 पे हमारा कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीट कर देना है। अगेन सेम चीज़ बोलूँगी, प्रैक्टिस कर लो एक बार लिख के, ये 8 स्टेप्स की, देखो स्टार्ट और स्टॉप तो बहुत ईजी है, सेकंड स्टेप दोनों में बहुत आसान है, थर्ड से लेके आई गेस सिक्स्थ भी सेम स्टेप है, सेवन्थ भी बहुत ईजी स्टेप है, वहाँ पे साइज प्लस 1 करना था, यहाँ पे साइज माइनस 1 करना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला स्टेप भी बहुत आसान है। बस थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है, दोनों डिलीट और इंसर्शन वाली, थर्ड और फोर्थ स्टेप है ना बेटा, उसको ऐसे याद कर लेना कि आप लोगों को बिल्कुल मतलब नींद में से भी कोई उठा के पूछ ले, थर्ड और फोर्थ स्टेप्स क्या है आपकी इंसर्शन और डिलीशन की, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे एक नए टाइप के टॉपिक पे, जो कि है स्पार्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ये टॉपिक जो है ज़्यादा तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन पेपर्स में, मैंने देखा है, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इजी सा ही कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही इजी है। बस इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने का आपको तरीका यहाँ पे सीखना है, तो हम बस उसी की ही बात करेंगे फटाफट से। टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटा तो नहीं कहूँगी, थोड़ा टाइप्स इसके लेंदी हैं, लेकिन स्टिल आप लोगों को इसको समझना बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैट्रिक्स आता है, मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है ना, आपने हमेशा देखा होगा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें बहुत सारे जीरोज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि उन ज़ीरोज़ का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उन ज़ीरोज़ को डिलीट करना है। क्यों डिलीट करना है? ताकि ट्राइवर्सल का प्रोसेस आसान हो पाए, ठीक है। ट्राइवर्सल का प्रोसेस आसान हो पाए मतलब हम उन ज़ीरो पे जाएँगे ही नहीं ना, हम सिर्फ़ वो नंबर पे ही जाएँगे जिस जो हमें काम हो। मतलब जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, वही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और अगर हम ज़ीरो वाले एलिमेंट्स को हटा दें, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हमारे सारे प्रोसेस आसान हो जाएँगे। तो बस वही हेल्प करता है स्क्वेयर्स मैट्रिक्स में, ठीक है। अब टाइप्स इसमें कौन कौन से होते हैं, टाइप्स इसमें चेंज हो सकते हैं नाम और शेप के अकॉर्डिंग, वहीं वहीं जीरो होंगे। जैसे मान लो आपने देखा होगा डायगनल, तो फिर वो उसमें बाकी सब जीरो होंगे, डायगनल वाले जीरो नहीं होंगे। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर आपने सुना होगा मैट्रिक्स में भी, तो उसमें वो एक साइड वाले सब जीरो होते हैं, बाकी सब जीरो नहीं होते। वही इसमें टाइप्स इसके हैं, ठीक है। अब टाइप्स पे जाने से पहले हम इसको डेफिनेशन को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, और क्यों हमें चाहिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेस मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो ही होते हैं, कुछ ही नॉन जीरो एलिमेंट्स इसमें होते हैं, ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। इट इज यूज टू सेव मेमोरी बाय स्टोरिंग द नॉन जीरो वैल्यूज एंड द पोजीशन इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द होल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमको सारा मैट्रिक्स को स्टोर नहीं करना है, सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स है, सिर्फ उन्हीं को ही हमको स्टोर करना है, बाकी जो जीरो वाले एलिमेंट्स हैं उनको हटा के फेंकना है, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो 4x3 का मैट्रिक्स है, जिसमें आप दिख रहे हो सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो हम क्या चाहते हैं कि जीरो वाले एलिमेंट्स को हम हटा दें, और हम क्या करें, सिर्फ नॉन जीरो वालों को ही सेव करें, ताकि हमारे सारे प्रोसेस में हमको जल्दी जल्दी हमें काम हो जाए, ठीक है। अब क्यों चाहिए, हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स था पर हमें स्पेस मैट्रिक्स क्यों चाहिए, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये कि ये मेमोरी को सेव करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सिंपल मैट्रिक्स स्टोर्स मैनी जीरो वैल्यू स्पेयर वेक्टर नॉन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो सिंपल मैट्रिक्स होता है वो क्या करता है, जीरोस को डिलीट नहीं करता है, वो जीरो वाली वैल्यूज को भी स्टोर करके रखता है। लेकिन यहाँ पे जो स्पार्स मैट्रिक्स है वो क्या करता है, जीरो वाली वैल्यूज को स्टोर ही नहीं करता है, सिर्फ नॉन जीरो वाली वैल्यूज को ही स्टोर करता है, तो मेमोरी बचती है, ठीक है। फिर एफिशिएंट फॉर लार्ज मैट्राइसेस, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े मैट्राइसेस होते हैं जिनमें बहुत ह्यूज डेटा होता है, तो उसमें भी अगर हम बात करें कि अगर हम जीरो वालों को हटा के सिर्फ नॉन जीरो वाले ही रखें, तो काम कितना आसान हो जाएगा। फास्ट प्रोसेसिंग,
फास्ट प्रोसेसिंग क्यों? कि देखो अननेसेसरी जीरोस जो है उनको हम इग्नोर कर देते हैं और फास्ट ऑपरेशन सारी परफॉर्म करते जाते हैं, तो फास्ट प्रोसेसिंग तो हो ही रही है। रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी स्पेस जो हमारे अंदर हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी स्पेस है जो रिक्वायर्ड रहती है वो भी कम लगती है, लेस मेमोरी लगती है। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अल्गोरिथम और जल्दी फास्ट रन करते, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे काम करना है, ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गई स्पेयर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन और क्यों हमें स्पेयर्स मैट्रिक्स चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंपल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन की बात कर दूँ तो यहाँ पे दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन आती है। लिंक लिस्ट वाली रिप्रेजेंटेशन हम लिंक लिस्ट वाले वन शॉट में करेंगे, एरे वाली रिप्रेजेंटेशन हम अभी करेंगे। ठीक है, सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी यूज 2-dimensional arrays to store non-zero elements of the spares matrix. In 2D array of spares matrix there are field used to name as row column value. तो अगर हम बात करूँ कि एरे रिप्रेजेंटेशन में हम किस तरीके से यहाँ पे जो है स्टोर करते हैं वैल्यूज को, तो हम क्या करते हैं रो कॉलम वैल्यू के टर्म्स में हम इसको स्टोर करते हैं, 3 फील्ड्स को हम यूज करते हैं, जिस वजह से हम जो है स्पेयर्स मैट्रिक्स को यूज करते हैं। अभी मैं आपको पूरा एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाऊंगी। क्वेश्चन मतलब ऐसे जैसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करा जाता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। In array representation of sparse matrix, we store only non-zero elements of the matrix along the rows and column indices. तो rows and column indices के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे non-zero elements को store करते हैं। We use 3 arrays to represent sparse matrix. तो हम 3 arrays को represent करवाते हैं। सबसे पहली array use होती है row index के लिए, दूसरी होती है column index के लिए और तीसरी होती है value के लिए। It stores row indices of the corresponding elements in array. रो इंडेक्स वाला जो है रो के लिए करता है, कॉलम इंडेक्स कॉलम वाले के लिए करता है, वैल्यू जो कि इट स्टोर्स नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन रो मेजर ऑर्डर। तो रो मेजर ऑर्डर में वैल्यू स्टोर करती है, नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, the size of the array depends upon the non-zero elements in the matrix. Here is an example of a sparse matrix in array representation. तो देखो यहाँ पे ये sparse matrix है। अब देखो इसमें रो के बारे में अगर हम बात करें जाए तो कितनी रो है, 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, 4 मत बोल देना यहाँ पे, वो मैथ्स के टर्म्स में 4 है, लेकिन यहाँ हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, 0 से। ठीक है, तो 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलम, ठीक है, तो कॉलम के बारे में अगर हमने बात करी तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 0, ठीक है, 0 1 2 0। फिर उसके बारे में हम बात करें वैल्यूज की, ठीक है, तो वैल्यूज देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितनी 3 है, ठीक है, सेकंड वाले में कितनी 5 है, फिर आती है 7 और फिर आती है 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा है रो कॉलम और उसमें यहाँ पे जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे इंडाइसेस को लिखा है। ठीक है, तो आई होप अब देखो इसमें आपको इजी करने के लिए मैं आपको क्या बोलूँगी कि जब हमारे पास ऐसा कुछ भी आए ना, तो जैसे हम वो लिखते हैं A11 A12, तो आप पूरे मैट्रिक्स को ना वैसे कन्वर्ट करके लिख लो, तो आपको आसानी होगी यहाँ पे रो कॉलम वैल्यू लिखने के लिए। ठीक है, अब जैसे एक और चीज़ बता देती हूँ, इन 2D array representation sparse matrix are followed in 3 field that are used as row column value advantage। सॉरी हाँ, छोड़ पहले रो कॉलम वैल्यू, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको आएगा समझ में आया, कॉलम क्या हो गया 0 1 2 3 और यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4, ठीक है, 4 5 3 6 2 2 1, तो यहाँ पे बस हमने क्या कर लिया टेबल स्ट्रक्चर बना लिया है और कितने क्या वैल्यूज हैं उसको भी लिख लिया है, जैसे 5 4 7 हमारे पास वैल्यूज है। तो इस तरीके से टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में ये काम इसमें आ जाता है स्पेयर्स में। तो हम क्या करते हैं फिर इसके बाद सिर्फ नॉन जीरो वाले ही, क्योंकि हमने देखो क्या डाटा लिखा हुआ क्या है, नॉन जीरो वाले के लिए तो डेटा लिखा हुआ है कि आपको एक करके बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और जीरो रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और जीरो रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और जीरो रो में कौन सी वैल्यू है 4 वैल्यू, सॉरी, फर्स्ट कॉलम जीरो रो 4 वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकंड कॉलम और यहाँ पे फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो 3 वैल्यू।
तो इस तरीके से बस हमने क्या करा है, नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए एक टैबुलर स्ट्रक्चर बना लिया है। 2 मैंने आपको करके बता लिया, ऐसे आप बाकी थोड़े खुद से करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एडवांटेज मैंने लिख दिया ऑलरेडी। Array representation is helpful when access operations are more frequent because elements in array can be accessed on the basis of their index। ठीक है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें सारे नंबर्स को एक्सेस करना है तो एरे रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हम फटाफट उसके इंडेक्स के बेसिस पे ही यहाँ पे उनको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे पूरा जो स्पेयर्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, एरे रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ स्पेयर्स मैट्रिक्स, जिनके बीच में मैंने डिफरेंस टेबल ऑलरेडी बना दिया है। बहुत ही आसान है, एक मतलब आप समझ लोगे ये बिल्कुल मैथ्स जैसा है, जब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वही सेम इसमें आता है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है दिमाग लगाने का। टाइप मैंने इसके डायग्राम्स भी नीचे बना दिए ताकि आप देख के ही इसको समझ जाओ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायगनल, ट्राई डायगनल, लोअर एंड अपर ट्रायंगल की। तीनों चारों का हम साथ में ही करते जाएंगे, क्योंकि वन बाय वन अगर करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तीनों जो चारों हैं उनकी फ्लो है, एक लिंक है। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, ओनली डायगनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आई जे, ठीक है, आई जे जो है वो सारे जीरो रहेंगे, और बाकी जो आई है वो जे के बराबर नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे आप लिखते हो ना, जो वो मैट्रिक्स हम लिखते हैं A12 A11 ऐसे, तो जो वो मतलब वो जो इक्वल वाले हैं, ठीक है, इक्वल वाले हमारे पास हैं। ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल वालों के हैं, मतलब A11 A22 और A33, A11 A22 और A33 इन पे ही नॉन जीरो है। बाकी जितने AI जो डिफरेंट है, जहाँ पे इक्वल नहीं है वहाँ पे सब वो क्या है, जीरो बराबर है। और इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम लगती है, क्योंकि बस 3 ही एलिमेंट, तो देखो ऐसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बता रही हूँ जैसे 3 ही एलिमेंट नॉन जीरो है तो कम मेमोरी लगती है। ठीक है, ट्राई डायगोनल के बारे में बात करें तो नॉन जीरो एलिमेंट्स आर ऑन मेन डायगोनल एंड एडजेसेंट डायगोनल। तो मतलब एडजेसेंट डायगोनल मतलब कि यहाँ पे उसके पास वाले डायगोनल्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि वैसे तो सारे यहाँ पे जीरो ही है, ठीक है, लेकिन आई माइनस जे ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे जो कौन कौन से जीरो नहीं होते, पहले तो डायगोनल वाले जिसमें आई इक्वल्स टू जे ही रहता है, A11 A2 A22 A33, लेकिन अब उसके एडजेसेंट वाले की भी बात कर रहे हैं तो J-1 और J+1 वाले, मतलब आप चाहे आप वहाँ पे आप खुद लिख के देख लेना, वो ये है कि मैं बोल रही हूँ ना कि पूरा एक मैट्रिक्स बना के देख लेना, A11 A12 1 3, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब उसमें कहता है I J-1 और J+1, यहाँ करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट वाला या तो लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला कोई भी एक ले लेना, वो भी आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब मेमोरी रिक्वायरमेंट इसकी थोड़ी सी मॉडरेट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें दो डायगोनल्स हमको सेव करने हैं। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स आर बिलो मेन डायगोनल। तो ये मेन डायगोनल है, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो बिलो द मेन डायगोनल है, मतलब अब इसमें जे से छोटा जब आई हो, ठीक है, जे से छोटा जब आई हो तब होगा। बाकी आई जे वाले बाकी सारे जीरो हैं। कब वो जीरो होंगे, जब आई छोटा होगा जे से, मतलब रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब लोअर ट्राइंगुलर मतलब सिंपल सी बात है, डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो सारे नॉन जीरो हैं बस। अब यहाँ पे डायगोनल से थोड़ी ज़्यादा मेमोरी लगती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये छोटे छोटे इतने सारे, और मतलब ये मान लो 5-6 एलिमेंट्स और इसमें आ जाते हैं जो कि नॉन जीरो हैं, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें वैल्यू मतलब मेमोरी लगती है डायगोनल से। अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के ऊपर, मेन डायगोनल के ऊपर जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स आर ऑन दी अबव दी मेन डायगोनल। अबव दी मेन डायगोनल आएंगे तो नॉन जीरो हो जाएंगे, मतलब आई जे कहाँ जीरो है, जहाँ पे अगेन आई बड़ा है जे से। ठीक है, मतलब रो इज लेस देन और इक्वल टू कॉलम अगर बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स की पोजीशन हो जाएगी। और अगेन इसमें भी मेमोरी जो है सेम लोअर ट्रायंगुलर जितनी ही होगी और डायगोनल से बड़ी होगी। ठीक है, जो मतलब थोड़े जो और ज़्यादा एलिमेंट सेव करने पड़ जाएंगे तो डायगोनल से थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी होगी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कंडीशंस आप एक बार खुद एग्जाम्पल्स पे लगा के देख लेना, बाकी तो सब कुछ सही है। आपको आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी, नॉन जीरो कौन से एलिमेंट्स होंगे वो क्लियर होगा, एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट क्लियर होगी। कंडीशंस आप एक बार बस थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपने हिसाब से जो मैंने नीचे डायग्राम्स दे रखे हैं उन पे लगा के देख लेना, आपको यहाँ पे संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे यही लेक्चर जो है एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच इस लेक्चर में बने रहने के लिए। एंड यहाँ पे अगर आपको इसके
जो है नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए नोट्स की, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिनका डीएसए का पेपर आने वाला है। और अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी कमेंट रह गया, सॉरी डाउट रह गया हो, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।